Hello children, welcome to science lecture. In this video, I am going to teach you chapter number 11, Force, Work and Energy. Textbook explanation part. So let us start with the chapter 11, Force, Work and Energy. A push or a pull acting on an object is called force. We can move objects or change their shape by applying force. What is force? यहाँ पे force का definition दिया है जो फर्स्ट लाइन है कि कोई भी चीज़ को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं यानी कि धक्का देते हैं या खींचते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर? फोर्स. हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या हो सकता है? फोर्स अप्लाई करने से चीज़ें का कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका शेप चेंज हो सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, हिल सकता है, और वो अपना बहुत कुछ जैसे कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है. इस तरीके से चेंजेस उसमें आ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अ फोर्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट फोर्स. तो फोर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के फोर्स होते हैं. अभी जो आपको पढ़ना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, फोर्स में कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्टार्ट, टू चेंज इट्स पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, to increase or decrease its speed, or to change the shape of the object. In nature, there are two types of forces that are acting all the time, namely gravity and friction. तो जो दो टाइप के फोर्स का नाम बताया है वो है ग्रेविटी और फ्रिक्शन. ये दो टाइप का फोर्स है. उसके पहले फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स से क्या क्या हो सकता है. तो फोर्स से ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी, जैसे सपोज बॉल, आपके घर पे बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको अगर पैर से धक्का मारोगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है. तो आपने क्या किया, उसको अपने पैर से पुश किया. सो दैट इज़ अ पुश और फोर्स अप्लाई. फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, पहले वो दूसरे रूम में था, फिर वो आपने उसको पैर से धक्का दिया तो फिर वो दूसरे रूम में चला गया, दूसरी जगह पे चले गए. फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है कभी कभार, जैसे कि आप फोर्स लगाते हो और वो कहीं पे दीवार पे टकरा गया तो वो दूसरी जगह पे चला जाएगा. टकराने के बाद वो वापस आएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, यानी कि अगर वो टकरा जाएगा तो वो उसकी स्पीड घट जाएगी और वो फिर अपने आप रुक जाता है. और फिर उसका शेप भी चेंज होता है. जैसे कि हम कोई दूसरी चीज़, जैसे एक बॉटल है प्लास्टिक की, अगर आप उसको ज़ोर से दबाओगे तो वो क्या होगी, पूरी ऐसे पिचक जाएगी, है ना. तो वो बॉटल का शेप है वो पूरा चेंज हो जाएगा. तो हमने उसको क्या किया, पुश किया, दबाया. दैट इज़ अ फोर्स विथ आवर हैंड्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फोर्स अप्लाई करने से हो सकती है. अभी दो टाइप के फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ ग्रेविटी, सेकेंड इज़ फ्रिक्शन. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी क्या होती है. ग्रेविटी इज़ वेरी सिंपल थिंग. ग्रेविटी जो है, हम लोग हमारे यहाँ पे अर्थ से जुड़े हुए हैं. ठीक है, हम लोग ज़मीन पे ही क्यों हैं, हम उड़ क्यों नहीं रहे हैं, हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेविटी. एक ऐसा फोर्स होता है हमारे ज़मीन, ये जो अर्थ सरफेस है, ज़मीन है, लैंड है, उसके नीचे एक अट्रैक्शन फोर्स है. ठीक है, एक हमें जो चुंबकीय फोर्स बोलते हैं हम लोग, एक ऐसी शक्ति, ऐसा फोर्स है जो हमारी बॉडी को, हमें अर्थ से वो जोड़े रखता है. अगर हम जंप भी करते हैं, सपोज आप लोग जंप करते हो, ठीक है, कूदते हो आप, फिर भी आप वापस नीचे आ जाओगे. आप अगर बॉल थ्रो कर रहे हो हवा में तो वापस बॉल नीचे आएगा. आप कुछ भी चीज़ हवा में उड़ा रहे हो तो वापस वो नीचे आएगी, है ना. कभी भी कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो वापस नीचे ही आती है. कभी ऐसा नहीं होता कि जो ऊपर चली जाती है वो ऊपर ही चली जाएगी. ठीक है, तो कोई भी जो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, चाहे पेन फेंको, पेंसिल फेंको, इरेज़र फेंको, आप खुद जंप हो जाओ, ठीक है, वो सारी चीज़ें नीचे ही आती है, ज़मीन पे आके गिर जाती है. क्यों? बिकॉज दैट इज़ द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. वही चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है कि जब आप बॉल को थ्रो करोगे, आप देख सकते हो दो बच्चे हैं, वन गर्ल एंड वन बॉय प्लेइंग विथ अ बॉल, बॉल से खेल रहे हैं. ठीक है, तो वो बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, फिर भी वो एक दूसरे के साथ में नीचे आ जा रहा है. ओके, तो ये है पूरा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट. तो वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी.
द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। यहाँ पे जो स्लैंट राइटिंग में दिया गया है वो ग्रेविटी का डेफिनेशन है, मतलब कि ऐसा फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच लेता है अर्थ में, उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है कि व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप यू थ्रो इट विथ अ लॉट ऑफ फोर्स मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो इट राइजेज। एज द बॉल मूव्स अप इट लूजेज इट्स फोर्स एंड देन ग्रेविटी पुल्स इट डाउन। तो ये कैसे वर्क करता है ये बताया कि ऐसा क्यों होता है। फोर्स तो है ग्रेविटी का, बट अगर जो ग्रेविटी का फोर्स है उसकी ताकत है उससे भी ज़्यादा ताकत लगा के अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो इसीलिए बॉल ऊपर जाता है। वरना ऐसा हमें क्वेश्चन आता है कि बॉल ऊपर ही क्यों गया, तो नीचे ही रहना चाहिए, पर बॉल ऊपर इसीलिए गया क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा ताकत अप्लाई की, बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर डाला जो ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा था। ठीक है, तो बॉल ऊपर तो चला गया, पर जैसे जैसे वो ऊपर गया उसका फोर्स, उसमें ताकत थी वो कम होती गई, और उतनी कम हो गई फिर वो स्टॉप हो जाता है। जब उसकी ताकत फोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी अपने फोर्स से। इसीलिए कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो तुरंत फिर नीचे आ जाती है जब उसमें वो फोर्स ख़त्म हो जाता है। क्लियर? तो ये बताया गया है ग्रेविटी के बारे में। लास्ट लाइन दी है, सिमिलरली लीव्स एंड राइप फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अनलेस दे आर प्लग्ड। इसका मतलब ये है कि कोई भी पत्ता होता है, पेड़ में जो पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, राइप फ्रूट यानी कि जो फ्रूट पक जाते हैं अपने आप, है ना, पेड़ पे कोई भी फ्रूट पक जाता है तो अपने आप वो फिर गिर जाता है, अगर हम उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो नीचे ही गिरता है हमेशा। इट फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड नेचुरली, है ना। तो अगर हम उसको प्लक यानी कि तोड़ना, अगर हम उसको तोड़ लेंगे तो वो हमारे हाथ में आ जाएगा, और अगर हम उसको नहीं तोड़ेंगे तो वो ज़मीन पे गिर जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको गेट इट राइट करके राइट हैंड साइड पे बॉक्स दिया गया है। इसमें क्या लिखा है, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि हमेशा ग्रेविटी का जो फोर्स हम बात कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट मतलब कि आराम कर रही है, यानी कि एक जगह पे पड़ी हुई है, जैसे कि सपोज़ कि आपका डाइनिंग टेबल है, ठीक है, हम उसको ज़्यादा हिलाते नहीं है, वो एक ही जगह पे रहता है। आपके घर पे सोफ़ा है तो सोफ़ा भी वो उसी जगह पे पड़ा होता है, कॉर्नर्स में या कहीं पे भी जहाँ हमने रखा है, वो ज़्यादा अपने आप हिलता नहीं है या हम उसको ज़्यादा मूव नहीं करते। तो उसमें भी जो चीज़ पड़ी हुई होती है अपनी जगह पे, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे, उसमें भी ग्रेविटी होती है। अगर नहीं होगी तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा, वो ज़मीन से टच होके नहीं रहेगा। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है वो चाहे लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो चल रही है, चाहे वो उड़ रही है, चाहे वो बैठी हुई है, चाहे वो मूव कर रही है, सारी चीज़ों में ग्रेविटी हमेशा होती ही है। क्लियर? ये फोर्स अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्रिक्शन, नेक्स्ट जो फोर्स के बारे में पढ़ा है वो है दूसरा टाइप का फोर्स है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स बिल्कुल अलग है ग्रेविटी से। ग्रेविटी का काम है अट्रैक्ट करना, चिपका देना या खींचना, ठीक है, जबकि फ्रिक्शन का काम क्या है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दे के बताया है, उससे आप समझोगे तो बहुत ईजी होगा। When a bottle top is pushed across a table, it stops after moving a certain distance. It stops because of friction. तो ये एग्जाम्पल क्या बताया है आपको कि पहले आप कोई भी बॉटल, आपके प्लास्टिक की बॉटल है या कोई भी बॉटल का कैप ले लो, ढक्कन ले लो, ठीक है, उसको आप नीचे ज़मीन पे ऐसे थोड़ा सा धक्का दो, पुश दो, ठीक है, पुश करो थोड़ा सा, फिर आप एक टाइम के बाद क्या देखोगे कि वो अपने आप रुक गया, आगे जाकर थोड़ा आगे जाएगा, वो जितना धक्का दिया उतना फोर्स से वो जाएगा, फिर वो रुक जाता है। तो वो रुकेगा क्यों? ग्रेविटी तो चलो वैसे ही वो वर्क कर रही है, तो वो तो ज़मीन पे ही चल रहा है, तो इसमें ग्रेविटी का तो कुछ है नहीं, ग्रेविटी तो रहेगी, चाहे वो चल रहा है चाहे वो रुक रहा है, कुछ भी है, बट वो रुका क्यों? हमने तो फोर्स अप्लाई किया था। देन वाई डज इट स्टॉप? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आता है। मतलब कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड, हम लोग आगे की तरफ किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो ज़मीन पे होता है, ग्राउंड में, ठीक है, वो उसको दूसरी तरफ से
धक्का मारता है, इसीलिए चीज़ होती है कोई भी वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। ओके, सो दिस इज़ अ फ्रिक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है फ्रिक्शन का, द फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन when the two objects are in contact with each other and opposes the motion of one object across the another is called friction। फ्रिक्शन का फोर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में क्या बताया है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि दोनों जो होते हैं ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे के साथ टच में होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने हैंड्स है, अपने हैंड्स को आप ऐसे जॉइंट करो, जैसे प्रेयर करते तो हम हैंड्स जॉइन करते हैं, ठीक है, तो तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बट आप उसको अलग अलग रखोगे अपने दोनों हाथ को तो वो फ्रिक्शन फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में यानी कि टच में होने चाहिए, एक दूसरे को छू रहे होने चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा होता है उसके ऑपोजिट में ही वो चलेगा। ठीक है, मतलब अगर ए और बी दो ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, आपके दो हाथ है, एक हाथ ए है दूसरा हाथ बी है, ठीक है, तो अगर आप रब करोगे हैंड्स को तो देखना आपके हैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। फिर जब वो दूसरा ऊपर जाएगा बी तो ए वाला हैंड नीचे जाएगा, फिर ए वाला जैसे ऊपर जाएगा बी वाला नीचे जाएगा। सिमिलरली आवर लेग्स, हमारे पैर की बात करें, दो पैर होते हैं हमारे, तो जो राइट लेग है लेफ्ट लेग है, राइट लेग आगे होगा तो लेफ्ट लेग पीछे होगा, पीछे फिर लेफ्ट लेग जब आगे जाएगा तो राइट लेग ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है फ्रिक्शन। एक फोर्स दूसरे फोर्स को हमेशा उल्टे डायरेक्शन में धक्का देता है, इसी की वजह से हम लोग फिर वो रुक सकते हैं या चल सकते हैं या ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें आपको और एक एग्जांपल दिया है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो वो बॉटल कैप वाला बताया ना आपको, यहाँ पे नेक्स्ट पेज 124 पे वो चीज़ आपको शो करके बताइए कि देखो एक बॉय है और एक टेबल है। ठीक है, टेबल के आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो, कॉइन से भी ट्राई कर सकते हो, जो सिक्का होता है कॉइन है या बॉटल कैप है, बॉटल कैप में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा इसलिए। तो वो बॉय क्या कर रहा है, उसको ऐसे जैसे हम कैरम खेलते तो वो स्ट्राइकर को कैसे स्ट्राइक करते हैं हमारी उंगलियों से, वैसे ही उसने उस कैप को धक्का दिया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, ढक्कन आगे जाके फिर वो रुक गया। ओके, यहाँ पे फिर और एक आगे दिया एज अ रिजल्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट आइदर स्लोज डाउन और स्टॉप मूविंग। तो पहले ढक्कन आगे जाएगा फिर उसकी स्पीड स्लो होगी, फिर वो एक टाइम पे रुक जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कार से खेलते होंगे, टॉयज से खेलते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो कार होती है उसको आप थोड़ा सा धक्का देते हो तो फिर जाके थोड़ी सी आगे जाके वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे जो लैंड पे होता है वो सामने से फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तो वो एक जाएगा और दूसरा उसको पीछे से धक्का देगा सामने से, तो वो रुक जाएगा एक टाइम पे। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन anything that starts moving will never stop, so the force of friction is necessary, essential. However, there is too much friction, nothing will move। यहाँ पे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई कि फ्रिक्शन का रीज़न क्या है होने का, क्यों फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटी क्यों है, वरना तो हम हवा में उड़ते रहते है ना, ज़मीन पे आते ही नहीं, कुछ आता ही नहीं ज़मीन पे, सब कुछ हवा में उड़ जाता, और हवा में उड़ेगा, हवा भी होगी तो हवा लेके चली जाएगी सारी चीज़ों को, हवा में जो भी होगा वो। ठीक है, हमारी बुक हवा में उड़ेगी, हम खुद हवा में उड़ेंगे, और जैसे ज़ोर से हवा आएगी तो हम भी उसके साथ चले जाएंगे, इसीलिए ग्रेविटी होना ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन होना क्यों ज़रूरी है, उसका भी रीज़न होता है ना, हम ये सब पढ़ रहे हैं उसका क्या रीज़न है कि क्यों फोर्स हमारे डेली लाइफ में ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं। ग्रेविटी भी हम लोग रोज़ के रोज़ में होता है और फ्रिक्शन भी रोज़ के रोज़ में होता है। तो अगर देखो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जो शुरू हुई है वो कभी भी बंद ही नहीं होगी चलना। जैसे आपने किसी बॉल को धक्का दिया, अगर फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज नहीं करेगा सामने से तो वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, हम लोग, आपके घर पे 4 व्हील है, आपके पास बाइसाइकिल है, 2 व्हील है, सब कुछ है, उन सब में ब्रेक होता है। ठीक है, हम ब्रेक क्यों मारते हैं, क्योंकि हमारा या तो डेस्टिनेशन आ जाता है जहाँ हमें जाना होता है, वहाँ पे हमें रुकना होता है, इसीलिए हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। हमारी गाड़ी, हमारी साइकिल या हमारी जो भी चीज़ है, बस, आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ले लो जो चलता है, ठीक है, ड्राइवर ब्रेक मारेंगे
और फिर वो रुक जाती है। आपके साइकिल में, आप साइकिल चला रहे हो, आपका घर आ गया, आप ब्रेक मारोगे क्योंकि आपका घर आ गया, तो अभी साइकिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। सामने दीवार आ गई तो आपको अगर ब्रेक नहीं अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि जो फोर्स है वो अपोजिट कर रहा है अपने मूविंग फोर्स को, वो फ्रिक्शन फोर्स है ब्रेक वाला, वो ज़मीन से व्हील पे लगता है और फिर व्हील रुक जाता है। बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक लगेगी नहीं, ब्रेक लगेगी नहीं तो हम लोग चलते ही जाएंगे, फिर क्या होगा, दीवार से टकरा जाएंगे। और गाड़ी है तो गाड़ी चलती ही जाएगी, हमको जहाँ जाना था वो रुकेगी नहीं वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ हो, फ्रिक्शन अगर उसमें अप्लाई नहीं होगा तो वो चीज़ कभी भी रुकेगी नहीं, वो चलती ही जाएगी। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स होना ज़रूरी है, बट एक लिमिट में। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा तो जो हमें मूव करनी है चीज़ वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स है वो हमने जो धक्का दिया उससे ज़्यादा होगा तो वो चीज़ मूव ही नहीं करेगी। जैसे कि सपोज़ कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको धक्का देते तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है हमारे अप्लाइड फोर्स से। आ रही बात समझ में? तो ये है। फिर नीचे यहाँ पे दिया है इन जनरल मटेरियल्स विथ अ स्मूथ सरफेस एग्जाम्पल ग्लास और आइस कॉजेज लेस फ्रिक्शन देन मटेरियल्स विथ रफ सरफेस एग्जाम्पल कारपेट। जो अभी फ्रिक्शन में भी दो होता है कि स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। स्मूथ यानी कि लिसा, जो बोलते हैं पॉलिश्ड, एकदम लिसा, जैसे आपकी स्केल है, कॉइन है, आइस क्यूब है, ग्लास है, ये सारा अगर आप करोगे तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। यानी कि वो चीज़ बहुत, जैसे स्ट्राइकर, हम लोग कैरम खेलते तो स्ट्राइकर में पाउडर डालते हैं ताकि वो फ्रिक्शन उसमें से निकल जाए, है ना। तो ऐसे ही आपने ये चीज़ देखी होगी ना कि हम लोग कैरम खेलते उसमें स्ट्राइकर होता है, तो ऐसे ही जब खेलेंगे तो वो स्ट्राइकर बहुत जल्दी से नहीं चलता। फिर हम क्या डालते हैं उसमें, पाउडर, कैरम का या कोई भी पाउडर, इससे स्ट्राइकर एकदम फ्रीली मूव करता है। तो वो जो ज़मीन पे फ्रिक्शन फोर्स था ना, उसके बीच में क्या आ गया, पाउडर। तो पाउडर उसको इफेक्ट को कम कर देता है। तो जितना भी स्मूथ सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, और जितना भी ज़्यादा रफ सरफेस होगा उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। इसीलिए देखो, कोई रफ चीज़ होती है उसके ऊपर कोई भी चीज़ को आप धक्का दोगे तो वो बहुत आगे तक नहीं जाती, वो तुरंत ही रुक जाएगी, है ना, क्योंकि उस पर बहुत सारा रफ सरफेस होता है। नाउ नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू स्टडीज मशीन्स। हम लोग मशीन्स के बारे में वर्क करेंगे, अलग अलग टाइप के मशीन्स क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट, व्हेन अ टास्क इज़ डिफ़िकल्ट टू डू विथ आवर हैंड्स वी यूज़ टूल्स कॉल्ड मशीन्स। मशीन्स क्या होते हैं? मशीन्स मतलब कि ऐसी सारी चीज़ें जब हम लोग हाथों से काम करते हैं तो उसका क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना। ठीक है, काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम लोग मशीन यूज़ करते हैं। ओके, मशीन से हमारा काम है वो इजी हो जाता है, और हमें एनर्जी भी कम यूज़ होती है और हमारा काम जल्दी हो जाता है और फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज़ फर्स्ट लेवर। पहला है लेवर। देखो लेवर यहाँ पे दिया है, अ लेवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट इज़ मेड अप ऑफ अ रॉड रेस्टिंग एट अ पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स। तो जो लेवर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से, एक पत्थर है, आप एक ये फ़ोटो देखो, पिक्चर देखो, जो एक मैन है, एक आदमी है, वो एक स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको लिफ्ट करने की ट्राई कर रहा है एक रॉड से। ठीक है, तो यही होता है लेवर का काम। A lever is a simple machine that is made up of a rod resting at a point around which it turns. It is used to lift or move heavy weights, cut things, or open the lid of a tin. A pair of scissors is an example of lever. When we use a spoon handle to open the lid of a tin, the spoon acts as a lever. यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए। एक तो जो ये मैन है वो बड़ा सा पत्थर को लिफ्ट कर रहा है रॉड से, तो लेवर क्या होता है कि एक जो उसका पॉइंट होता है वो हमेशा रेस्ट पे होता है या फिक्स्ड होता है, और दूसरे को हम मूव करते हैं, दैट इज़ नोन एज अ लेवर। जैसे यहाँ पे नीचे ईंट के बाजू में जो दिया है वो पॉइंट फिक्स कर दिया है रॉड का, और ऊपर से जो दूसरा हैंडल है उसका रॉड का वो आदमी के हाथ में है। ठीक है, वो उसको दबाएगा, उसको वो फोर्स देगा तो वो पत्थर है वो नीचे से लिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली पेयर ऑफ, ये सीजर बताया है, सीजर
किसके लिए यूज़ होता है? कोई भी चीज़ को कट करने के लिए, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पेपर हो, कुछ भी चीज़ को जब हमें काटना हो, कट करना हो, तो हम लोग सीजर यूज़ करते हैं। उसकी एजेस बहुत शार्प होती है। तो आप देख सकते हो बीच में हो उसमें बोल्ड होता है। दो पेयर ऑफ सीजर यानी कि दो होते हैं सीजर। जैसे चाकू कैसे होता है, वो एक होता है, बट वो चाकू जैसे दो को ऐसे क्रिस क्रॉस रॉन्ग शेप में या क्रिस क्रॉस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करेंगे, फिर बीच में उसको बोल्ट लगा दिए, तो वो फिक्स पॉइंट हो गया उसका, वहाँ से सीजर हिलती नहीं है। और जैसे हम लोग ऊपर से हैंडल में अपनी उंगलियां डाल के फिर वो कट करेंगे, वैसे दूसरा है वो अपोजिट डायरेक्शन में पेपर या जो भी कपड़ा है वो कट होगा। ओके, तो फिक्स पॉइंट यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो जो बोल्ट होता है, ठीक है, जो स्क्रू जैसा छोटा सा लगाया होता है वो फिक्स पॉइंट है। और नीचे के जो एजेस है, दोनों धार होती है उसकी, वो उससे कटिंग होता है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ओपनिंग अ लिड विथ ऑफ अ टीन यूजिंग अ स्पून। या कोई भी आपके पास कैन है, ठीक है, जो घी वाला कैन आता है, टिन का कैन आता है घी तेल वाला, उसको ओपन करने के लिए हमें ऐसे स्पून होता है, तो स्पून को उसको पीछे का स्पून का जो होता है वो डाल के या नाइफ से कट करके फिर ऐसे करके करते हैं, तो उसकी जो एज होती है, उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसमें हम सपोर्ट लेते हैं और फिर ऐसे ओपन करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लेवर। ठीक है, तो ये सारे लेवर के एग्जाम्पल है। फिर था ओपनर, जो ओपनर होता है ना वो भी आ सकता है इसमें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो एग्जाम्पल। हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है कांच की, वो दुकान वाला अंकल हमें खोल के देते हैं वो ओपनर से, तो वो ओपनर भी लेवर का ही काम करता है, क्योंकि एक जगह पे उसको फिक्स कर देते हैं ओपनर को, दूसरे ऊपर से खींचते हैं ऐसे करके। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लेवर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पुली। दूसरा जो सिंपल मशीन है उसको पुली बोला गया है। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज आप लोगों ने ये मूवीज़ में बहुत सारे बच्चों ने अपने गांव में देखा होगा कि जब गांव में कुआं होता है, वेल होता है, वहाँ पे पानी भरा जाता है। ठीक है, पानी भरने के लिए पहले तो डायरेक्टली हाथ से बाल्टी खींची जाती थी। एक बकेट होती है बाल्टी, उसमें बड़ी सी रस्सी रोप लगाई जाती है, फिर उसको नीचे कुएं में फेंका जाता है, फिर उसमें पानी भर के खींचा जाता है। बहुत सारी लेडीज़ उसको एक साथ मिलकर खींचती है। बट इसको सिंपल बनाने के लिए एक रोलर जैसा आया है, गोल व्हील जैसा आया है। ठीक है, उसमें वो रॉड को लगा दिया जाता है। फिर अकेली कोई लेडी भी हो या छोटा बच्चा भी हो, मतलब आपकी एज का, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बट आपकी एज का, तो आप भी इसीलिए उसमें से बकेट को पानी भर के आधी बकेट जितना, फिर आप उसको इजीली खींच सकते हो। जैसे आप खींचोगे वो रोल गोल 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 होगा और वो बकेट धीरे धीरे ऊपर आएगी। तो यही वर्किंग है पुली का। जो ऊपर आप रोल देख रहे हो ना, गोल जो रोल होता है या घूमता है व्हील की तरह, दैट इज़ नोन एज अ पुली। ओके, अभी पुली क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ईयर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन दैट हैज़ अ ग्रूव्ड व्हील एंड अ रोप रनिंग बिटवीन द ग्रूव्स ऑफ द व्हील। अभी ग्रूव्ड व्हील क्या होता है कि जो व्हील्स उसके जॉइंट होते हैं, फिक्स होते हैं, तो व्हील्स उसके हैं वो एक बोल्ट से फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर सिर्फ वो ऐसे गोल गोल ही घूम सकता है, इतना ही बताया है उसमें, आगे पीछे नहीं हो सकता, वो साइड में नहीं जा सकता। So that is a grooved wheels and it is used to lift the heavy objects. हैवी ऑब्जेक्ट्स यानी कि जब बहुत वज़न वाली कोई भी चीज़ होती है उसको उठाने के लिए ये लगाया जाता है, पुली का यूज़ होता है। एक तरफ से एंड से वो चीज़ को बांधी जाती है और दूसरी तरह से उसको खींचा जाता है। ये बिल्डिंग्स वगैरह में भी अगर आपने देखा हो तो ये पुली का यूज़ होता है। ओके, नाउ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली इज़ एन एग्जाम्पल। ड्रॉइंग मतलब कि खींचना, पानी को वेल में से, कुएं में से खींचने का काम करता है पुली। सो दैट इज़ अ वेरी इजी एग्जाम्पल ऑफ पुली। नाउ व्हील एंड एक्सले। व्हील एंड एक्सले का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप सब लोगों ने टॉयज कार देखी होगी या खेला भी होगा, मेजॉरिटी ने। आपके पास टॉय कार होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी कार, टॉय कार हो या असली की कार, उसमें 4 व्हील होते हैं। कार में, गाड़ी में 4 व्हील होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। ठीक है, बट अगर आप टॉय कार आपने देखी हो अच्छे से तो उसमें देखने को मिलेगा। रियल कार में तो हम नहीं देख सकते, वो बड़ी होती है, बट जो टॉय कार होती है खिलौने की छोटी सी, आप उसमें देखना कि ये 2 व्हील्स होते हैं, उसके बीच में एक छोटी सी पतली सी स्टील की से लकड़ी जैसा, रॉड जैसा होता है। ठीक है, तो वो रॉड क्या होती है, वो दोनों को जॉइंट करके रखती है व्हील्स को।
तो जो दो व्हील्स है वो व्हील्स है, और वो जो लकड़ी है ना बीच में जो दो व्हील्स को जॉइंट करके चल रही है वो एक्सले है। ओके, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो एक लड़का है, वन बॉय इज देयर, वो एक ट्रॉली को खींच रहा है, ऐसा कुछ वुडन ट्रॉली जैसा है, उसमें दो ही पहिए हैं और दो पहियों के बीच में एक वाइट कलर की रॉड जैसा दिख रहा है आपको। तो वो दोनों रॉड व्हील के साथ कनेक्ट हुई है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर देखो, अगर वो कनेक्ट नहीं होगा तो एक व्हील आगे चलेगा, दूसरा व्हील पीछे चलेगा। फिर हम लोग टर्न लेते हैं, राइट टर्न लेते हैं गाड़ी में, तो एक व्हील ही घूमेगा, दूसरा व्हील नहीं घूमेगा, तो गाड़ी जाएगी कहाँ पे? कहीं नहीं जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर उधर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्यों ज़रूरी है? ताकि दोनों जो आगे के दो व्हील के बीच में एक्सले होता है रॉड, पीछे के दो व्हील में एक्सले होता है, ताकि जब हम टर्न ले एक तरफ राइट हैंड साइड तो राइट व्हील के साथ ऑटोमेटिक लेफ्ट व्हील भी मूव हो जाए, और जब हम लेफ्ट टर्न ले, लेफ्ट साइड हमें जाना हो तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो लेफ्ट व्हील पहले मूव होगा, पहले घूमेगा, तो साथ साथ में वो राइट व्हील को भी घुमा देगा। क्यों? क्योंकि वो रॉड है ना बीच में, तो रॉड उसको खींच लेती है। ठीक है, ये आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, आपके घर पे गाड़ी है तो गाड़ी से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये चीज़ इजीली कर सकते हो, जैसे कि कॉइन है दो, ठीक है, तो दो कॉइन को बीच में कुछ स्ट्रॉ जैसा ले लो, स्ट्रॉ होती है आपके पास, तो स्ट्रॉ से उसको आप फेविकॉल से चिपका दो और फिर सूखने दो, फिर उसको ऐसा यूज़ कर सकते हो आप। तो आप देखना ये चीज़ होगी, दोनों व्हील साथ साथ में घूमेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी ईजी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सले। आपकी टॉय कार हो तो बेस्ट है, टॉय कार में तो आप अच्छे से देखना, वो निकाल के भी देख सकते हो अगर टूटी फूटी पड़ी है आपके पास तो, एंड जस्ट यू कैन ट्राई इट। ओके, और गोल इरेजर आपके पास, सर्कल वाला इरेजर है तो दोनों इरेजर में भी इस तरीके से। अदरवाइज मैंने जैसे बताया कि दो सिक्के हैं, दो कॉइन है, उसमें आप ऐसा करके कर सकते हो। दो बॉटल के ढक्कन है, बॉटल के ढक्कन होते हैं, कॉइन नहीं लो तो कोई बात नहीं, चलो सिक्के नहीं लो, बट दो ढक्कन है आपके पास प्लास्टिक बॉटल के, उसके बीच में आप स्ट्रॉ लगा दो या कोई भी लकड़ी लगा दो मोटी सी, झाड़ू की है ऐसी, फेविकॉल से दोनों तरफ चिपका दो। ठीक है, या होल करके फिर उसके अंदर डाल दो। प्लास्टिक के ढक्कन में तो होल भी हो जाएगा, खड्डा भी हो जाएगा, तो खड्डे में फिर वो डाल दो, फिर उसको ऐसे चलाओ, तो आपका बन गया घर पे ही व्हील एंड एक्सले। ओके, सो दिस थिंग यू कैन ट्राई एट होम, और तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक दिया है वो है इंक्लाइंड प्लेन का, मतलब वो भी एक टाइप का मशीन ही है। What is inclined plane? An inclined plane is a sloping surface that is used to push or pull heavy objects to a certain height. A simple smooth board placed at an angle can be used as an inclined plane. You must have seen heavy cartons being loaded onto a truck by pushing them and up an inclined board. Screws and wedges are two examples of inclined plane. ओके, इंक्लाइन प्लेन में बहुत सारा लंबा सा टॉपिक दिया आपको समझाया, मैं आपको बहुत इजी वे में समझा देती हूँ। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? इंक्लाइन का मतलब कि जो ऐसा स्लैंट है, टेढ़ा है, उसे हम इंग्लिश में इंक्लाइंड बोलते हैं, झुका हुआ, सीधा नहीं झुका हुआ, स्ट्रेट यानी सीधा, फिर इंक्लाइंड यानी कि झुका हुआ। तो यहाँ पे आप ट्रक के पीछे देखो, सी बिहाइंड द ट्रक, एक ट्रक है, उसके पीछे आप देखो ऐसा झुका हुआ है कुछ, मतलब पीछे लगाया हुआ है, और उसके ऊपर एक बॉक्स है ब्राउन कलर का जो कार्टून बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों ने हमारे सिटीज़ में भी देखा होगा, और मैं बताऊँ कहाँ देखा होगा, जहाँ पे गाड़ी वगैरह आती है, 2 व्हील के शोरूम के बाहर, 4 व्हील के शोरूम्स के बाहर, तो जो गाड़ी वगैरह आती है ऐसे बड़े बड़े ट्रक के अंदर आती है। ठीक है, तो क्योंकि गाड़ी तो अलग अलग जगह पे बनती है, ऐसा तो नहीं कि हमारे मोरबी में गाड़ी की फैक्ट्री है, गाड़ी बन जाती है वहाँ पे 4 व्हील 2 व्हील, तो वो अलग अलग जगह पे बन के आता है। फिर वो कैसे आता है? ऐसे ट्रक के अंदर पैक हो के, ताकि वो डैमेज ना हो। फिर उसको उतारा कैसे जाता है? तो ये ट्रक के पीछे ऐसा पूरा पैक जो किया जाता है ना, उसको ढक्कन, वो जब ऐसे नीचे गिराते हैं तो वो इंक्लाइंड प्लेन बन जाता है, फिर उसमें से वो ऐसा स्लोप जैसा बन जाता है, और फिर उसमें से उसको स्लाइड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा सीधा एक ईजी एग्जांपल मैं आपको दूँ, ये कार्टून्स, हैवी कार्टून्स जो होते हैं, बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं, हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, घर शिफ्ट करते हैं, या फिर शोरूम में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब आता है बड़ा बड़ा हैवी वेट वाला, तो उसके लिए भी ऐसा रखा जाता है, और अपने आप वो फिर उसको ईजीली हम धक्का दे के चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, इसका मैं तीसरा इजी एग्जांपल आपको दूँ तो हमारी स्लाइड यानी कि आप जो लसर पट्टी बोलते हो जिसको, ठीक है,
दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। जो है वो एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन का, क्योंकि आप देखो, आप जैसे भी उसमें बैठोगे आप तुरंत ही नीचे स्लाइड हो जाओगे, है ना। आप उसमें बैठते हो ऊपर से तो तुरंत आप नीचे जाओगे, तो वो जो शेप होता है ना वो इंक्लाइन बोला जाता है। तो आपको किसी ने धक्का दिया था ऊपर से, नहीं, आप सिर्फ बैठे बट एकदम फास्ट में नीचे चले जाते। तो कोई भी जो वज़न वाली चीज़ है उसको उतारने में इजीली मदद करता है ये। ओके, मतलब किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना इतना गाड़ी का वज़न कितना होता है, अभी कितने लोग उसको उठाएंगे, है ना। धक्का मारने के लिए भी हमें 4-5 लोग चाहिए गाड़ी को, तो अभी उसको उतारने में ट्रक में से कितने सारे लोग चाहिए होंगे। इसीलिए वो लोग ऐसा इंक्लाइन प्लेन रख देते ताकि गाड़ी अपने आप उसमें से स्लाइड होके उतर जाए। ओके, नाउ इंक्लाइन प्लेन के 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको, और सॉरी 2 टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। एक स्क्रू है और दूसरा वेज है। स्क्रू क्या होता है, देखो स्क्रू हम सब ने घर में देखा होगा, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने तो लगाया भी होगा। जो वो डिसमिस हम बोलते हैं, उससे हम स्क्रू बोल्ट टाइट करते रहते हैं, ठीक है। किचन के यूटिलिटी, किचन में जो भी दूसरे कुकर है या पैन है उसमें ये लगा होता है हैंडल के साथ। फिर हमारे दरवाजे में लगा होता है ये स्क्रू, विंडोज़ में लगा होता है, आपके बेंचेस जो होती है, यानी कि कोई भी 2 चीज़ को जब बहुत अच्छे से स्ट्रांगली उसको हमें फिक्स करना होता है, हम स्क्रू लगाते हैं, ठीक है। झूले में लगाया होता है, बहुत सारी जगह पे स्क्रू का यूज़ होता है। तो स्क्रू से हम लोग कोई भी चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रू का यहाँ पे ये दिया है कि अ स्क्रू इज़ एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन। अभी इंक्लाइन प्लेन का कैसे ये एग्जाम्पल है, तो वो क्या होता है कि एक थ्रेड जैसा होता है जो हम सिलेंडर या कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर आजू बाजू रैप करेंगे, तो उसके जो आपने देखा होगा ना कि वो शार्प एज होता है उसका, स्क्रू में से नीचे उसकी जो डंडी होती है उसमें से गोल 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 कुछ होता है, जैसे हम उसको गोल घुमाएंगे वो अंदर बैठता जाएगा। तो स्क्रू ड्राइवर यूज़ होता है स्क्रू को अंदर बिठाने में, और जैसे ही उसको हम बिठाएंगे वो नीचे नीचे जाके वो चीज़ों को अटैच कर देगा, मतलब कि जोड़ देगा, और वो फिक्स हो जाएगी 2 चीज़ जिसमें भी हमने स्क्रू लगाया है। एंड सेकेंड इज़ वेज। वेज होता है एक्स, जो अपने वुड कटर को देखा है कि वो कुल्हाड़ी हम बोलते हैं या कुहाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी गुजराती में आई डोंट नो, ज़्यादा कुल्हाड़ी बोलते हैं। तो उसका जो शार्प एज होता है जिससे वो काटा जाता है, लकड़ियाँ काटने में काम आता है, उसको इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, AXE, एक्स, ठीक है। तो वो उसका आगे का जो होता है वो बहुत शार्प होता है, पीछे होता है बिल्कुल ब्रॉड होता है, और आगे जाते जाते वो शार्प हो जाता है, तो उसे बोला जाता है वेज। तो उसका एक इंक्लाइंड होता है, यानी कि आगे जैसे जाएगा वो इंक्लाइन हो जाएगा, पीछे से ब्रॉड होता है, फिर जैसे आगे आगे जाता है वैसे वो पतला होता जाता है, तो वो एक टाइप का इंक्लाइंड का एग्जाम्पल हो गया, और उसकी वजह से हम उसको वुड को ईजिली कट कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वर्क, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। जो लास्ट टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। तो हमने फोर्स और उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट टॉपिक है एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? फर्स्ट डेफिनेशन, एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी चीज़, एनर्जी यानी कि हमें पता ही एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा है कि हमें एनर्जी, फूड चाहिए होता है, क्यों? टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, ताकत जिसको हम बोलते हैं। पर यहाँ पे जो एनर्जी बताई जा रही है वो यही है कि हम ताकत क्यों चाहिए सारा काम करने के लिए। हम कुछ भी पूरे दिन कितना कुछ काम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर मतलब चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, रनिंग करते हैं, कुछ भी पढ़ते, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए हमें काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग, राइट फ्रॉम बेसिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग टू डिफ़िकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग, कैरिंग एंड क्लाइंबिंग। देखो आप बैठ के रीड कर रहे हो, जैसे मैं अभी बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी ही चाहिए मुझे ना, बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी उसमें यूज़ होती है। आप बात कर रहे हो उसमें एनर्जी यूज़ होती है, आप रीडिंग कर रहे हो उसमें आपकी एनर्जी यूज़ होती है। और डिफ़िकल्ट टास्क यानी कि जो लिफ्ट करना होता है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को आपको उठाना होता है, या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी है, या धक्का देना है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। अभी यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है वो एक अलग अलग फॉर्म की बात हो रही है, हमारे खाने वाली एनर्जी की बात नहीं हो रही है।
एक इलेक्ट्रॉनिक्स वे में बात करें कि एनर्जी एक अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, जैसे केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी मिलती है, उसके अलावा हमारे सराउंडिंग में कौन से टाइप की एनर्जी है तो उसको भी एनर्जी बोला जाता है। और एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जी जो एनर्जी है हमारे सराउंडिंग वाली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, अभी सोर्सेज क्या है उसके, तो हमने बहुत सारी एनर्जी के बारे में पढ़ा, केमिकल, मैकेनिकल, हीट, इलेक्ट्रिकल, लाइट, मैग्नेटिक, साउंड। अभी आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं। हायर स्टैंडर्ड में आप लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होता है। फॉर करंटली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम। और कुछ एनर्जी के बारे में आपको यहाँ पे बताया है जिसका सोर्सेज, मतलब कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। ठीक है, कुछ के बारे में बताया तो वो हम पढ़ेंगे, जिनके भी बारे में बताया है बेसिक। सन, तो मेन जो सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो हमें कहाँ से मिलती है, सन में से, सूरज में से। गर्मी कितनी सारी मिलती है, कहाँ से, सन में से। फिर सोलर पावर प्लांट आपने सुना है, सोलर एनर्जी होती है, जिससे सोलर, बहुत सारे बच्चों के घर पे सोलर लगाया हुआ है ऊपर छत पे, ब्लैक कलर का है ना, उससे फिर वो गर्म कर देता है उसको, पैनल को, फिर उससे हमारे घर पे गर्म पानी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे चलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सन उसको चार्ज कर देता है, वो एनर्जी यानी कि चार्ज होता है उससे, सन से वो पैनल, फिर हमारे घर पर वो सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे वही बताया है दैट मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। हमारे अर्थ पे ज़्यादातर जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है सन, तो इसीलिए हमें बोला जाता है वो सोलर एनर्जी। देखो प्लांट्स खाना बनाते हैं, हमने ये चैप्टर में आगे पढ़ा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट। विदाउट सनलाइट दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया कि रात को इसीलिए खाना नहीं बनाते वो लोग। तो सोलर एनर्जी सन को भी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो फूड उनके में केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर पर अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो फैन ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले वो सोलर थी, सन में से थी, फिर जैसे हम लोग उसको लाइट से और उससे कनेक्ट कर देते वायरिंग से सबसे, तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ना एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म, तो सोलर टू लाइट हो गई वो। नेक्स्ट इज़ वाटर, दूसरा है वाटर, पानी। तो डैम्स वगैरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं पानी स्टोर करने के लिए, वो बात भी सही है, बट फिर उससे वो लोग दूसरा भी करते हैं, वो ये है कि जो मूविंग वाटर होता है, चलता हुआ पानी होता है, उसमें बहुत सारा फोर्स और एनर्जी होता है। आप देखो जो भी पानी ऊपर से गिरता है या चलता है, उसमें हम खड़े रहेंगे तो हम खड़े नहीं रह सकते ना, हम लोग का बैलेंस चला जाएगा। तो कितनी सारी एनर्जी उसमें होती है, दैट इज़ नोन एज द हाइड्रो एनर्जी। तो पानी में से जो एनर्जी निकलती है ना, उसको हाइड्रो एनर्जी बोला जाता है। टू यूज़ दिस एनर्जी वी बिल्ड डैम्स। भी ये उसमें इतने सारा पानी में एनर्जी होता है कि उसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि पानी तो बहता रहता है, एक जगह पे तो रहना चाहिए ना वो, उसके लिए हम डैम्स बनाते हैं। डैम बनाने का पर्पस ज़्यादातर यही होता है कि डैम बनाने से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, फिर जैसे चाहिए वैसे यूज़ भी कर सकते हैं और उसमें से एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि डैम के बाजू में या डैम वाले जगह पे बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वो कैबिन होती है या रूम्स होता है, उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक का ऐसा सारी चीज़ें करने का। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखो यहाँ पे एक आपको प्लांट दिखाया है, ठीक है, ऐसा सारे डैम्स के बाजू में नहीं होता, बहुत सारे डैम्स के बाजू में ऐसा बनाया जाता है। एक तरफ से डैम है, पानी गिर रहा है, दूसरी तरफ देखो नीचे पानी साइड में से गिर रहा है, एरो बताइए, और एक टरबाइन लगाई है। टरबाइन का मतलब क्या होता है, एक मशीन ही है एक टाइप का वो, जो गोल गोल घूमता रहता है। टरबाइन इज़ अ मशीन विच इज़ हैविंग अ रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेटिंग ब्लेड, उसमें ब्लेड होती है, वो घूमती रहती है। जैसे हमारा पंखा, हमारे घर पे फैन है, ठीक है, वो भी एक टाइप का हम ऐसे बोल सकते हैं टरबाइन जैसे ही, गोल गोल घूमता रहता है, उसमें तीन ब्लेड्स हैं, ठीक है, जिससे हमें हवा मिलती है। अगर पंखे में से वो 3 निकाल देंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी, ठीक है, भले पंखा कितना भी तेज़ घूम रहा हो, बीच वाला सिर्फ रखेंगे ना, क्योंकि हवा कहाँ से मिलती है, उसके ब्लेड में से, उसमें जो 3 पंख बोलते हैं ना हम लोग, वहीं से।
वैसे ही यहाँ से एनर्जी टरबाइन जैसा घूमेगा, पानी जैसा आएगा तो पानी के फोर्स से वो टरबाइन है क्या होगा, उसकी ब्लेड घूमेगी। जैसे ही ब्लेड घूमेगी उसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी एंड दैट एनर्जी इज़ हाइड्रो एनर्जी, जो टरबाइन उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो टरबाइन उसको जो हाइड्रो यानी कि पानी की जो एनर्जी थी उसको उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको तार दिख रहे, उसके बाजू में फिर एक एंटेना है, उससे फिर बहुत सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला है। ठीक है, तो गांव वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी आने लगी क्योंकि देखो गांव के बाजू में टरबाइंस लगाई है, ये वॉट डैम्स बिल्ड किया है। उसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे विंड मिल, ये विंड मिल है। ठीक है, विंड मिल भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से। ये यहाँ पे दो दिखाए, ये भी पंखे जैसा ही है ना, तीन उसमें होता है। देखो इसमें भी तीन है, हमारे पंखे में भी ऐसा पंखा ऊपर लगाया होता है, ये साइड में लगाया है, बस उतना ही डिफरेंस है। इसका काम भी यही है, घूमता है तो हवा की वजह से घूमता है ये। तो जैसे जहाँ पे ओपन जगह होता है ना, इसको विंड मिल को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, इसको बोला जाता है विंड मिल। आप जो बोलते हैं ना पवन चक्की, विंड मिल। ठीक है, अभी इसका काम भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना, यानी कि आजू बाजू के गांव में घरों में इलेक्ट्रिसिटी को देना। विंड को यूज़ करते, अभी विंड भी नेचुरली हुई ना, हवा है वो नेचुरली आती है, तो नेचुरल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो उसमें से फिर ये इस जैसे ही वो घूमता है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है, विंड एनर्जी। ठीक है, विंड यानी कि हवा से एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो जनरेट होती है, फिर उससे भी तार लगाए जाते हैं और उससे तार से फिर जैसे वो घूमेगा गोल गोल तो वो विंड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो तार से फिर वो दूसरे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। ज़्यादातर ये आपने देखा होगा कि गांव के बाजू में लगाई जाती है, या जहाँ पे खुली जगह हो, ओपन एरिया हो, या ऐसे ऊंचाई वाली जगह हो जहाँ पे पहाड़ जैसा हो, वहाँ पे लगाई जाती है, क्योंकि इसको बहुत सारी हवा चाहिए। ये घूमेगा नहीं, बहुत हैवी होता है, बहुत बड़ा होता है साइज़ में। हाँ, ऐसे हमें देखने में लगता है छोटा सा पंखे जैसा, बट अगर आप इसको बहुत नज़दीक से अगर आपने कभी देखा होगा, इट इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है। एक ट्रक जो होता है, ट्रक का पीछे का पूरा लंबा दो लगाएंगे ना, तब जाके इसका एक पंख है वो आएगा उसके अंदर। ट्रक का पीछे का दो जब हम लगाएंगे एक साथ, इतना लंबा होता है वो, और वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको घुमाने के लिए कितनी ताकत लगेगी, जो विंड करती है, और जैसे ही वो घूमेगा उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए वो घरों में ट्यूबलाइट्स, फैंस वगैरह जो विलेज में, गांव में नहीं चलते, तो उसके लिए ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर विंड मिल्स इसीलिए गांव के आजू बाजू में या ओपन जगह पे लगाए जाते हैं, और ये यूज़ होता है गांव को देने में, इलेक्ट्रिसिटी है ज़्यादातर, क्योंकि हमें तो देखो इजीली मिल जाती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बट गांव में नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा होता ही नहीं है चीज़। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों के थ्रू, नेचुरल चीज़ें ना, जैसे डैम, पानी, बारिश नेचुरली आती है, पानी भर जाता है तो उससे वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर सन है, वो भी नेचुरल है, रोज़ सन उगता है तो उससे एनर्जी रोज़ मिलने ही वाली है, तो उससे कन्वर्ट कर देते हैं सोलार इंस्टॉल करके। और विंड मिल है तो हवा भी रोज़ चलती है अपने आप, तो ये नेचुरल सोर्स है, सन, वाटर एंड विंड। इससे तीनों को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द विंड मिल, यूज़ विंड एनर्जी, ये आपको यहाँ पे बताया है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ अवर कंप्लीट चैप्टर नंबर 11. I hope you have understood this chapter nicely. Thank you.